नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक IIT जेई 2002 के एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से 2002 तक IIT जेई जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी करवाता था कंडक्ट। तो ये सब्जेक्टिव और वो जो क्वेश्चंस रहते थे ना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में सॉरी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते थे। तो जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, मेरा तो यही सलाह है कि आप वो क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए। जैसा जैसा कि आप चैप्टर ख़त्म करते जा रहे हैं, आप जो है उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एक फेयर ट्राई दीजिए, अगर नहीं आता तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए। अदरवाइज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन क्वेश्चन होते हैं जेई के, जो एडवांस लेवल के होते हैं या जो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आते थे। तो उनमें से ही एक क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है, रोटेशनल मोशन का है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, अच्छा कंसेप्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एक अपने तरीके से इसका देखेंगे सॉल्यूशन, कि एक यूनिक तरीके से और बहुत ही इजी वे में, जो कि समझ में भी आए, वैसा देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैं को बोल देता हूँ कि ये 3 बॉल्स हैं, सेम मास के बॉल्स हैं, एम। ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके जो है एपेक्सिस पे रखे हुए हैं, तीनों कॉर्नर्स पे ये बॉल्स रखे हुए हैं। और ए पे हिंज्ड है रॉड। ये जो अरेंजमेंट है, ये बॉडी, इसको एक बॉडी बोला गया है, ए पे हिंज्ड है और एक के अराउंड जो है इस पूरी बॉडी को ओमेगा की स्पीड से घुमाते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाते हैं। ये फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ये घूम रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी। यहाँ पे जो हिंज है वो कितना फोर्स लगाएगी बॉडी पे, वो पूछा हुआ है। अच्छा, अब हिंज पे अभी फोर्स आपको, अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का था, शायद 1 नंबर का था। इसका मतलब IIT जेई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट ए, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको स्टेप्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, अगर पार्ट 1 आपसे बन गया, कि पार्ट 1 का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ये जो पार्ट बी है ना, ये ठीक है, इसको उन्होंने 3 नंबर का लिखा हुआ था, बट पार्ट ए अगर आपसे बन गया है तो आप पार्ट बी को इजीली आप कर सकते हैं। पार्ट ए का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पार्ट बी भी आपके लिए एकदम इजी रहेगा। तो अब इसमें देखिए, ये ए के अराउंड इस पूरी बॉडी को घुमा रहे हैं, तो पहले जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज, अभी एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं तो आपके पास टाइम का भी कॉन्स्टेंट है, तो अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होता ज़रूर है कि अब अगर मैं ए को देखूं तो ये रॉड है, यहाँ पे एक टेंशन होगा, यहाँ पे भी एक टेंशन होगा, इधर भी टेंशन, मान लो ये तो सिमेट्रिकल है तो टी होगा, है ना। बट इस टी को अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो इस वाली में भी कोई टेंशन T1 होगा, यहाँ पे भी कोई टेंशन T1 होगा। तो इंडिविजुअली तो मैं अगर इंडिविजुअल BD बनाऊँगा तो काफ़ी बड़ा होगा, और पता नहीं आगे जाके ये हो सकता सॉल्व हो भी जाए, बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअल अगर आप बनाने जाएंगे तो इन सब का देखिए, ये दो तीन बॉडी हैं। अगर आपको इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मोशन किसी तरीके से अगर आपको मालूम चल जाए, या इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि हाँ भाई सेंटर ऑफ मास इसका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है, अगर आप समझ जाएं या आपको पता चल जाए, या इफ़ यू आर श्योर, देन यू कैन ईजिली अप्लाई द फोर्स बैलेंस इक्वेशंस। तो देखिए ये वाला फिगर देखिए थोड़ा सा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये A, B और C है। तो इसका देखिए सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो आप A से परपेंडिकुलर डालते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, उससे 2/3 पे होता है ये। तो अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये A के अराउंड सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था पहले, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, तो A से इसका डिस्टेंस एकदम सेम रह रहा है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो रेडियस है, ये चीज़, ये वाली रेडियस मैं बोलूँगा, ये वाली,
इस सर्कल में घूम रहा है। अब सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बस सिंपली आपको मतलब बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन ये। अगर आपने ये समझ गया, ये देखिए ये सेंटर ऑफ मास है, ये ए पॉइंट है, ये इस डिस्टेंस में, इस वाली रेडियस में ये एक सेंटर ऑफ मास जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बस आप सर्कुलर मोशन का फंडा लगाइए। अगर मैं ये पूरा देखिए, ये इस जो तीनों बॉल की जो बॉडी है, इसको मैं पूरे को एक सिस्टम ले लिया मैंने, राइट। इस तीनों को एक सिस्टम लेने से क्या फ़ायदा हुआ मेरा, कि यहाँ पे जो टेंशन था, यहाँ पे जो टेंशन था, या यहाँ पे जो टेंशन था, या इधर जो टेंशन्स थे, वो सारे जो टेंशन के फोर्स थे वो सब इंटरनल हो गए। इंटरनल हो गए तो हमको उनको अपने फोर्स बैलेंस में दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपको कौन सा सिस्टम चूज़ करना है, फिर आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 या 3 मिनट का मेरे ख्याल से हार्डली ये क्वेश्चन है। आप ठीक है, ये अभी मैंने एक सिस्टम पकड़ लिया। अब इस सिस्टम पे देखिए तो खाली ये हिंज, जो यहाँ पे हिंज है, इस हिंज से ही जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है। केवल ये डायरेक्शन मत जाइए, मैंने ऐसे दिखाया है आपके समझाने के लिए। तो केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, इस जो हिंज पे एक नॉर्मल रिएक्शन है वहाँ से आ रहा होगा। तो मैं सीधा सा n इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सेंटर ऑफ मास पे, n इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में गलतियाँ करते हैं। मैं n इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मालूम है, l आपने निकाल लिया है, L/√3। इसको आप निकाल लेंगे तो L/√3 आएगा। देखिए मैंने निकाला भी है। सेंटर ऑफ मास का आप निकालेंगे m1, यहाँ से ऐसे ना, m1 इंटू 0, m2 इंटू ये डिस्टेंस AP आप देखिए √3L/2 आएगा, तो m इंटू √3L/2 प्लस m इंटू ये वाला जो मास है, ये वाला ये भी डिस्टेंस √3L/2 ही है, डिवाइड बाई m प्लस m, क्योंकि 3m है तो L/√3 हो गया। तो ये डिस्टेंस L/√3 हो गई, रेडियस। तो रेडियस आपको मालूम चल गई। अच्छा मास, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मास को m ही लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने तीनों इस पूरी बॉडी को एक सिस्टम माना है, तो इसका मास m की जगह हमको 3m लेना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, कई बार एरर्स होती है, सिली मिस्टेक्स इनको बोलते हैं, और फिर आपका आंसर नहीं आता। तो ये देखिए सिंपल सा ये है आपका एक आंसर, पहला तो आ गया। अब दूसरा भी देखिए वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, तो आप सीधा फोर्स बैलेंस का इक्वेशन बनाइए। यहाँ मान लीजिए दो हैं, NX और NY, जो मैंने निकाला है हिंज पे रिएक्शंस है। इस पूरी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस अभी F और आ गया, NY आ गया, तो F माइनस NY, इस पे एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन फिर देखिए मैं 3ma लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, m की जगह मैंने 3ma लिखा हुआ है, यही बात ध्यान देना है आपको। ये आपने गड़बड़ किया, सवाल चौपट। टॉर्क लगा दिया मैंने, इस चूँकि ए पे नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हमने ए के अराउंड जो है, ए को रेफरेंस मान के टॉर्क लगा दिया। उससे क्या होगा, एन का तो टॉर्क आएगा ही नहीं, तो एफ का सीधा टॉर्क आया, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉ क्या हुआ, L√3/2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है देखिए, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज L√3/2, हमने यहाँ पे निकाला, देखिए ये निकाला हुआ है, AP इज इक्वल टू L√3/2, tan 60 से ईजी है इसको निकालना। तो टाउ, अब आई क्या लोगे आप, आई, अब चूंकि आप ए के अराउंड टॉर्क इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो आपको ए के अराउंड ही आपको इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। वो सिंपल है, एक इस बॉडी का तो यहाँ से डिस्टेंस 0 हो गया, इसका डिस्टेंस कितना L है, इसका L है, तो M इसका कितना हो गया, I ml², इसका भी I हो गया ml², और दोनों को जोड़ दीजिए 2ml² हो गया, तो 2ml² इंटू अल्फा। एक और इक्वेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू A/R, ये तो आपको मालूम ही है सर्कुलर मोशन से, अल्फा इज इक्वल टू A/R। आर क्या है आपको, L/√3, देखिए हमने यहाँ निकाला हुआ है R, दिस इज L/√3। ये सब चीज़ें बाहर ध्यान देनी है। R क्या है, L/√3, L/√3 रख दिया, ये आ गया, ये अपने सब वैल्यूज रखी, A इज इक्वल टू F/4m आ गया। अब इस A की वैल्यू यहाँ पे यहाँ रख दीजिए, तो आपको जो NY आ गया है वो F/4 आ गया है। NX तो सेम रहेगा, जो हमारा जो NX है ना, क्योंकि X डायरेक्शन में केवल और केवल एक ही वो
ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ मास को एक ये mr² प्रदान कर रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सर्कुलर मोशन में होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको केवल ये nx दे रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाला हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, उसका आंसर सेम रहेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए गलतियां होने की और क्या चांसेस होते हैं। हमने पूरे जो तीनों बॉल को एक साथ सिस्टम मान लिया। ठीक है, क्यों मान लिया? क्योंकि हमको मालूम है जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। हमें अगर पता नहीं रहता कि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट कैसा है, देन शायद हमारे लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता। बट इसमें तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि इस तीनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है एक सर्कल में ही घूम रहा है। इसके लिए मैं एक सारी इक्वेशंस को लगा पा रहा हूँ, ईजिली सॉल्व कर पा रहा हूँ। और दूसरा देखिए, कई बार बच्चे जो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है सेंटर ऑफ मास का मोशन दे रहा हूँ मैं, लेकिन जो फोर्स F है, जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो इसका एप्लीकेशन आपको यही डिस्टेंस पर निकालना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे फोर्स को भी, नहीं, दैट इज रॉन्ग। फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट चेंज नहीं होता। भले ही आप सेंटर ऑफ मास को देखते हुए आप सारी फोर्स इक्वेशंस लगा रहे हैं, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट विल नॉट चेंज, दैट विल बी रिमेन एज इट इज। तो कई बार बच्चे जो है यहाँ की जब बजाय फोर्स यहाँ से लगा देते हैं, तो फिर आपका गलत बात है ना। अगर यहाँ से फोर्स लगा दोगे तो शायद आंसर्स आपके सब गलत हो जाएंगे, सब आपका पूरा चौपट हो जाएगा चीज़ें। तो आपको याद रखना है कि आपको जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको यहीं से लगाना है, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, अगर आप देखिए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से तो मेरे को वैसे भी टॉर्क बैलेंस लगाना नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, nx और ये आ जाएगा। तो आशा है कि आपको डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन मैंने देखा 2-3 बुक्स में, 2-3 जगह इंटरनेट पे, तो उस तरह सा मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए सेंटर ऑफ मास आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, बस दैट्स एनफ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और भी बेहतरीन सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय।